दामोदर। रानी लक्ष्मीबाई के दिमाग में घंटियां बज रही थी। उनका पुत्र झांसी का युवराज खतरे में था और अब उन्हें पूरी बात समझ आ रही थी। मैं सब समझ गई, ये उन अंग्रेजों का ही काम है, मगर वो इस हद तक गिर जाएंगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ब्रिटिश आर्मी? पर वो आपके बेटे को क्यों टारगेट करेंगे? अनीता अभी झांसी में चल रही राजनीति से परिचित नहीं थी, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने शॉर्ट में उसे सब कुछ समझा दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? ये क्या है? डलहौजी की बनाई पॉलिसी। इसके हिसाब से अगर किसी भी राज्य का राजा बिना किसी वारिस के मर जाता है तो अंग्रेज उसके राज्य पर अधिकार कायम कर सकते हैं। जब 1853 में मेरे पति यानी झांसी के महाराज की मृत्यु हुई तो उन्होंने इसी आधार पर मुझे झांसी का किला और यहाँ की राजगद्दी खाली करने के लिए कहा। जबकि महाराज की मृत्यु से पहले हमने हिंदू रीति रिवाज से दामोदर को गोद ले लिया था। इसकी जानकारी हमने अंग्रेजों को भी दी थी, लेकिन वो दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने को ही तैयार नहीं है। ओह, तो इसलिए वो झांसी के युवराज को ही गायब कर देना चाहते हैं। ओह नो, एक बच्चे को टारगेट करना, हाउ डिस्गस्टिंग। वजह चाहे जो भी हो, अब हमें जल्दी मूव करना होगा, क्योंकि ये सैनिक सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी हमारा ध्यान भटकाने के लिए भेजे गए थे। जो कोई भी आपके बेटे को टारगेट कर रहा है वो उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाया है, और इसीलिए उसने हमें उलझा कर रखने के लिए ये सैनिक भेजे थे। लेकिन मेरे इस सैनिकों को क्या हुआ था? आखिर वो मेरे खिलाफ कैसे हो गए? और वो मर क्यों नहीं रहे थे? मैं जानता हूँ कि ये काम किसका है। किसका? वेल्म रॉक, अंधेरों का शैतान, जो परछाइयों से ऑपरेट करता है, और जिसे वो टच कर दे वो अपने ही परछाई का एक इविल वर्जन बनकर रह जाता है, एक अनडेड शैडो। लेकिन वेल्म रॉक कभी खुद से कहीं नहीं जाता है जब तक कि उसको बुलाया ना जाए। रानी लक्ष्मीबाई के लिए ये सब बातें किसी परी कथा जैसी थी और वो शायद इन बातों पर विश्वास न करती, लेकिन आज उन्होंने बहुत कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी वजह से वो ड्रैकुला की हर बात पर विश्वास कर रही थी। तो फिर उसको बुलाया किसने? यही तो पता करना है। एक बात तो कंफर्म है कि वो जो कोई भी है इसी फोर्ट के अंदर है, और हमें समय रहते उसको भी ढूंढना होगा। तुम उसे ढूंढो, मैं दामोदर के पास जा रही। रानी लक्ष्मीबाई वापस जाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ड्रैकुला की आवाज ने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। आप वेल्म रॉक को नहीं रोक पाएंगे, उसे रोकने के लिए मुझे ही जाना होगा। अगर वेल्म रॉक ने आपको टच कर दिया तो आप भी इन सोल्जर्स की तरह बन जाएंगे। ड्रैकुला की चेतावनी सुनकर रानी रुक गई। अपने बेटे की चिंता उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। व्लाद ठीक कह रहा है महारानी जी, हम आपके साथ हैं। मैं व्लाद के साथ जाऊंगी। युवराज के साथ साथ आपका भी सुरक्षित रहना जरूरी है। नहीं अनीता, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। तुम्हें एक दूसरा काम करना है। कौन सा काम? वेल्म रॉक को ढूंढकर रोकने मैं जाऊंगा। हर मैजेस्टी, आप उसके इन शैडो सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करिए और उन्हें रोक कर रखिएगा। और अनीता, तुम्हें उस हिडन हैंड को ढूंढना होगा, सिर्फ ढूंढना। गलती से भी उसको रोकने मत लग जाना, बिकॉज वी डोंट नो कि वो कौन है। हमें एज ए टीम काम करना होगा। नाउ लेट्स मूव, टाइम बहुत कम है। हर मैजेस्टी, प्रिंस कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई ने ड्रैकुला को कुछ बताया और उसके बाद तीनों अपने अपने मिशन पर निकल गए। झांसी के किले में वो रात बहुत लंबी होने वाली थी, बहुत ज्यादा ही लंबी। जहां एक ओर ड्रैकुला एक काली शक्ति से भिड़ने जा रहा था, वहीं रूट के रूप में एक काली शक्ति नागलोक की राजनीति में उतर चुकी थी। रूट इस समय नागेश के गुप्त अड्डे पर था, लेकिन नागेश के ढीले रवैये से वो थोड़ा इरिटेट हो रहा था। मुझे अपने तरीके से ही काम करना चाहिए था। इस नागेश के कारण मैं इन केव्स में एक प्रिजनर बनकर रह गया हूँ। ही हैज नो प्लान। आखिर कब तक मैं इस तरह वेट करूंगा? बस बहुत हो गया। इनफ इज इनफ। आई हैव टू गो। एटलीस्ट अब मुझे इतना पता है कि अनंत शेषा की केचुली मुझे तक्षक के पास से ही मिलेगी। रूट बाहर जाने के लिए उठा ही था कि तभी नागेश वहां पहुंचा। क्या हुआ दोस्त, कहीं जा रहे थे क्या? नहीं, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा इन केव्स के अंदर ही वॉक करने जा रहा था। तुम बताओ, क्या प्लान है आगे का? मेरे पास टाइम कम है। मुझे अनंत शेषा की केचुली चाहिए एंड आई वांट इट सून। मैं जानता हूँ दोस्त, पर प्रॉब्लम ये है कि तक्षक के महल में सिक्योरिटी काफी कड़ी है और अब तो वहाँ सुरक्षा और बढ़ा दी गई है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से?
ओह, लगता है मैंने जो नागलोक में किया है उसकी खबर तुम्हारे तक्षक तक पहुंच गई है। बिल्कुल सही। अच्छी बात यह है कि तुमने कोई गवाह नहीं छोड़ा सिवाय मेरे, इसलिए किसी को ये नहीं पता कि नाग योद्धाओं की हत्या किसने की है। बस इतना अंदाजा लगाया गया है कि वो कोई बाहरी है, क्योंकि नागलोक के एंट्रेंस पर मौजूद उन तीनों गार्ड्स को मैंने मार दिया था। हाँ, बस इसके अलावा कोई कुछ नहीं जानता है, कुछ भी नहीं। और यही बात हमारे काम आएगी। शायद मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। तो तुम तैयार हो? हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। न जाने उन दोनों के खुराफाती दिमाग ने कौन सी योजना बनाई थी, लेकिन एक बात तो तय थी कि नागलोक की धरती खून से नहाने वाली थी। नागों के खून से एक साया घोड़े पर सवार शिवनेरी के किले की तरफ बढ़ रहा था। उसकी मंजिल उसे ठीक सामने नजर आ रही थी। शिवनेरी के किले के प्राचीर पर खड़े एक अंग्रेज सिपाही ने उस साये को देखा और तुरंत चिल्लाया, होल्ड! कौन हो तुम? घोड़ा तुरंत रुक गया और उस पर सवार उस साये ने अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए जवाब दिया, आई एम सिस्टर निक्स। मैं चर्च के काम से आई हूँ। मुझे इस फोर्ट के इंचार्ज से मिलना है। वो नाम सुनते ही उस सिपाही ने अपनी बंदूक नीचे कर ली और आवाज लगाई, ओपन द गेट! उन्हें अंदर आने दो। किले का दरवाजा ऊपर उठने लगा और सिस्टर निक्स शिवनेरी के किले की ओर बढ़ चली। कुछ ही देर में वो किले के अंदर पहुंच चुकी थी और उसके साथ ही गेट फिर से बंद होने लगा। रूट की तलाश सिस्टर निक्स को उस जगह ले आई थी जहां से उसने नागलोक में एंट्री की थी, लेकिन इस सच्चाई से वो अभी अनजान थी। उधर कंकाल धाम में ओमकार भी अभी तक इस बात से अनजान था कि बिजली कहां गायब हो गई है। वो उस गहरी धुंध में भटक रहा था जिसमें उसे न कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही अब कुछ सुनाई दे रहा था। उफ, ये धुंध इतनी घनी है, ऊपर से अब बिजली की कोई चीख भी सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। इतना तो मुझे समझ आ गया है कि उसकी आखिरी चीख किस दिशा से आई थी। मुझे बस उसी तरफ बढ़ते रहना होगा। ओमकार अपनी आंखें बंद करके अपने कदमों को महसूस करते हुए एक दिशा में बढ़ते जा रहा था। उसके कान किसी भी आवाज को सुनने के लिए बिल्कुल सतर्क थे, लेकिन फिलहाल उसे सिर्फ हवा का शोर सुनाई दे रहा था। न जाने बिजली किस खतरे में पड़ गई है। उम्मीद करता हूँ कि मैं उस तक समय से पहुंच जाऊंगा। उसे कुछ हो ना गया हो बस। ओमकार जानता था कि उसके पास समय कम था। उसे न सिर्फ बिजली को बचाना था, बल्कि कंकाल धाम से समय रहते गोटांग के जंगल में वापस पहुंचना भी था, इससे पहले कि दुश्मन वहां तक सड़क बनाकर अपनी तोपें पहुंचा दे। तभी अचानक ओमकार को कुछ एहसास हुआ। एक मिनट, ये क्या है? ओमकार एक पल के लिए रुक गया। वो ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है। ये हवा की आवाज कुछ अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस आवाज में कोई संगीत छुपा है या फिर कोई संदेश। ओमकार बहुत ध्यान से अपना पूरा जोर बहती हवा के संगीत को सुनने में लगा रहा था और धीरे धीरे उसके चेहरे पर छाई हताशा गायब हो रही थी। मुझे ये तो नहीं पता कि वो ये कैसे कर रही है, लेकिन जो भी हो, अब मुझे उस तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं आ रहा हूँ बिजली, मैं आ रहा हूँ। ओमकार के कदम तेज हो गए। वो बिजली की ओर बढ़ रहा था, लेकिन समय धीरे धीरे बीत रहा था और हर बीतते पल के साथ ज़ेकेरियल आगे बढ़ता जा रहा था। जानवरों के हमले के बाद अंग्रेज वापस सड़क बनाने लग गए थे। जो घायल थे उन्हें भी ज़ेकेरियल ने काम पर लौटने को मजबूर कर दिया था और अब वो खुद चारों तरफ नजर रख रहा था। कोई भी बिना मेरी परमिशन के रेस्ट नहीं लेगा। एवरीवन, वर्क फास्टर। जानवरों के उस रहस्यमयी हमले के बाद ज़ेकेरियल ने एक सुरक्षा घेरा भी बना दिया था। करीब 1 दर्जन सैनिक बंदूकें लेकर तैयार खड़े थे। हल्की सी आहट पर उनकी उंगलियां ट्रिगर पर जम जाती थी और वो वृद्ध साधु ये सब कुछ देख रहा था। अरण्य को जगाना काम नहीं आया,
उल्टे इन्होंने अपने काम की गति बढ़ा दी है। पर चलो, कम से कम ये तो पता चल गया कि इस सब के पीछे लूसीफर का खास ज़खारियल है। अब बस ये उम्मीद करता हूँ कि ओमकार जल्दी ही वापस आएगा, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता हूँ। उस वृद्ध साधु की सारी उम्मीद ओमकार पर टिकी थी और ओमकार अब धुंध के क्षेत्र से बाहर निकल चुका था। महादेव की कृपा से धुंध से तो निकल आया। अब बस ये देखना है कि बिजली कहाँ। हाँ, ये कौन सी जगह है?